हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कब अप्लाई होता है? जब कोई कंज्यूमर है वो एक से ज़्यादा कमोडिटी अगर परचेज कर रहा है अपनी गिवन इनकम के साथ, तब वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको अप्लाई करता है। ओके, तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। So Marshall ने इस लॉ को कैसे स्टेट किया था? If a person has a thing which can be put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all. ठीक है, अगर किसी भी कंज्यूमर के पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे वो मल्टीपल यूजेस में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मनी की बात करते हैं, अगर हमारे पास मनी है, उस मनी से हम मल्टीपल चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, सपोज हम दो चीज़ें कोई खरीद रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई, तो उसमें हम उस मनी को जो कंज्यूमर होता है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो गुड एक्स परचेज कर रहा है और वाई परचेज कर रहा है, दोनों में से ही उसे सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिले। ओके, तो अगर हमारे पास कोई चीज़ है, लिमिटेड चीज़ है, उसे हमें कई सारे ऑल्टरनेटिव्स में अगर अप्लाई करना है तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे ताकि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दोनों चीज़ों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरीके से हमें मिल सकता है। ओके, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लॉ। तो ये लॉ को हम यूज करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी कंज्यूमर को। ठीक है, तो जैसे हम जो भी यूटिलिटी थ्योरीज है उसमें कंज्यूमर बिहेवियर की जो भी थ्योरीज है, एक्चुअली उसमें एक मेजर असम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर होता है वो ट्राई करता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना है। ठीक है, कंज्यूमर का एक माइंडसेट क्या होता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये जो लॉ है इसे हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, तो हम जब भी इस लॉ की बात कर रहे हैं हम दो फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने मनी का एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास लिमिटेड मनी है उससे हम कोई दो चीज़ें खरीद रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो जब भी हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि जो लास्ट रुपी हमारा जो पैसे का जो लास्ट रुपी हम खर्च कर रहे हैं उससे हमें उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम मिले। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या क्या दो चीज़ें अपने दिमाग में कंसिडर करेंगे? एक तो वो गुड हम कितने में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्राइस क्या है उस गुड का। दूसरी चीज़ हम कंसिडर करेंगे कि हमें उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है। ठीक है, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, कितना सेटिस्फैक्शन कितना हमें उस गुड से मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें कंसिडर करना है। तो जो प्राइस ऑफ गुड है वो तो मार्केट में गिवन होगा, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर जो है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी खुद से कैलकुलेट करेगा या खुद से कंप्यूट करेगा, ऐसा हम इस लॉ में अज्यूम करते हैं। ओके, सो दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या हो सकता है? द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee on each good is equal। ठीक है, या फिर when the marginal utility of money expenditure on each good is same, कि हमने जो लिमिटेड मनी था हमारे पास हमने दो गुड्स पे स्पेंड कर दिया, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्चा किया है जो पैसा उसकी यूटिलिटी कितनी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स या वाई जो भी हमने गुड परचेज किया डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस लॉ के लिए दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो क्या पता होना चाहिए? एक मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए गुड की, दूसरा प्राइस ऑफ गुड जो है जो कि मार्केट में हमें गिवन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस लॉ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, जो हमारे पास लिमिटेड पैसा था वो हमने जो खर्च किया उसकी यूटिलिटी को हम इक्वेट कर देते हैं विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय गुड एक्स का जो प्राइस है इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज गुड वाई डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है जो ब्लू में हाईलाइटेड है दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक, गुड एक्स और गुड वाई, बट अगर इसकी जगह उसने सपोज करो एन गुड्स परचेज किए हुए हैं, 10 गुड्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है, एन परचेज किया तो क्या हो जाएगा? एक एम यू ई इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू डॉट 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 एम यू ऑफ एन अपॉन प्राइस ऑफ एन। ओके, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जब वो कंज्यूमर इस लेवल पे पहुंचेगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब सपोज करिए कि ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गई, अगर ऐसा हुआ कि जो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर वाई। क्यों सब्सटीट्यूट करेगा? क्योंकि हमें हमारा जो गोल है वो क्या है कि ये जो कंडीशन है
कि ये तीनों चीज़ें इक्वल है, यहाँ पे हमें होना चाहिए। बट जस्ट इन केस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो अगर ज़्यादा हो गया तो इसको हम इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, अब वापस जो गुड एक्स है, गुड एक्स की यूटिलिटी और अपन प्राइस रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो हम गुड एक्स की क्वांटिटी और ज़्यादा खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो जब भी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पढ़ा है कि कोई गुड जो है ज़्यादा परचेज करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करना है, इसकी यूटिलिटी को डिक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, गुड एक्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लगेंगे। ठीक है, सपोज पहले हम 5 यूनिट ही खरीद रहे थे, अब हम उसकी जगह 10 यूनिट खरीदने लगेंगे। तो जब हमने ज़्यादा गुड खरीद लिया, गुड एक्स ज़्यादा खरीद लिया, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि कंज्यूमर कब तक परचेज करता रहेगा, तो तब तक परचेज करेगा जितना उसका साइज ऑफ इनकम है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज करेंगे कि कोई कंज्यूमर है, उसके पास टोटल इनकम 19 रुपीज़ है। ठीक है, और उसका जो मनी एक्सपेंडिचर जो है, उसकी यूटिलिटी जो है वो गिवन है हमें 6 यूटिल्स। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें गिवन है, एक तो उसके पास टोटल इनकम है 19 रुपीज़, दूसरी चीज़ की जो यूटिलिटी है उसके मनी एक्सपेंडिचर की यूटिलिटी वो 6 यूनिट है। ये 6 यूटिल्स क्या है, MUE, जो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा MUE वो होता है। ठीक है, दूसरा प्राइस ऑफ गुड एक्स है, वो मार्केट में गिवन है 2 रुपए, और जो प्राइस ऑफ गुड वाई जो कि हमारा एप्पल है इस केस में, उसकी प्राइस है 3 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पे कि कंज्यूमर कितना ऑरेंज खरीदे और कितना एप्पल खरीदे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी इज गिवन, टोटल यूटिलिटी से हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। देन MUX अपॉन PX हमने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय PX क्या है, ऑरेंज का प्राइस हमें 2 रुपीज़ गिवन है, तो हमने कैसे निकाला, 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 आ गया, 18 डिवाइडेड बाय 2 तो 9 आ गया, देन 16 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज 8। 2 क्या है, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, सिमिलरली हम एप्पल के लिए भी जो MUY और CY है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी यूटिल्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो वो कितना है 6। तो हमें ऑरेंज, जब हम 5 ऑरेंज खरीदेंगे तब हमारा जो MUX अपॉन PX है वो बराबर हो जाएगा किसके, 6 यूटिल्स का। मतलब जो कस्टमर है उसे 5 ऑरेंजेस खरीदने चाहिए। दूसरा यहाँ पे अगर हम एप्पल्स का देखेंगे तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें, जब हम 3 एप्पल्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, 19 रुपये जो उसके पास टोटल इनकम है, अगर उसको यूज करके उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसके लिए उसे 5 ऑरेंज खरीदने पड़ेंगे और 3 जो है वो एप्पल खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, 5 और 3 ही क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था ना कि टोटल इनकम 19 रुपीज़ थी, और उस 19 रुपीज़ का जो उसको एक्सपेंडिचर करने का उसका जो यूटिल्स है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो भी हमें ऑलरेडी गिवन थी कि 6 है। ठीक है, तो जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में दिया था, हम इक्वेट करते हैं, इक्विलिब्रियम में आने के लिए हम क्या इक्वेट करते हैं, MU ऑफ E दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स की कितनी है डिवाइडेड बाय PX। ठीक है, तो MUE हमें ऑलरेडी गिवन है 6, MUX अपॉन PX भी कितना हो गया यहाँ पे 6, एंड MUY अपॉन PY जो है वो भी कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो ये तीनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं अगर उसने 5 यूनिट लिए ऑरेंजेस के, तो 5 इंटू प्राइस कितना है उसका 2, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 एप्पल्स खरीद रहा है, तो 3 इंटू एप्पल का प्राइस कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3 9, तो टोटल कितना उसका, टोटल रुपीज़ कितने हो गए 19। तो एक्सपेंडिचर उसने कितना किया 19, और 19 रुपए ही थे उसके पास, तो मतलब कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। देन अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो इस केस में अगर हम सपोज करें कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर वो 12 है। ठीक है, MUE जो है वो उसकी वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ है जो कि पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि इक्वल्स टू 6 है, तो सॉरी 12 है। तो यहाँ पे कितना हमें क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए एक्स की कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो 12 हो जाए, तो हम एक्स कितना खरीदेंगे 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स हम परचेज कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पे वो इसको इंटरेक्ट कर रहा है और बराबर है कितने 12 के, और वाई कितना होना चाहिए हमारे पास 3 यूनिट्स ऑफ वाई होना चाहिए ताकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी एक्सपेंडिचर उसके बराबर हो जाए। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन नेक्स्ट की अजम्पशंस क्या होते हैं इस लॉ के। तो पहला तो क्योंकि ये एक तो ये होगा कि इसमें हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है यूटिल्स के टर्म, क्योंकि ये कार्डिनल के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि कंज्यूमर बिहेव्स रेशनली। ठीक है, हमारा बिगेस्ट अजम्पशन यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर जो है उसको हमने रेशनल कंसिडर किया हुआ है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ
कि वो बहुत ही कैलकुलेटिव है। जब भी वो मार्केट में जा रहा है कोई चीज़ परचेज करने, तो वो अपने दिमाग में पूरा कैलकुलेशन करके ही उस गुड को परचेज कर रहा है कि ये गुड खरीदेंगे तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी इतनी मिलेगी, ये गुड खरीदेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी मिलेगी, तब तो हम जाके कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया है कि जो कंज्यूमर है वो कैलकुलेटिंग है, रेशनल है। दूसरा, ही हैज फुल नॉलेज अबाउट क्या कमोडिटीज उसे परचेज करनी है, क्या प्राइसेस चल रहा है, मार्केट सिचुएशन के बारे में उसे कंप्लीट नॉलेज है। हमने ये भी अजम्पशन लेके रखा हुआ है। देन द कमोडिटीज दैट आर चूजन आर डिविजिबल एंड सब्सटीट्यूटेबल। ठीक है, जो भी हम कमोडिटीज परचेज कर रहे हैं उसको हम आपस में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डिविजिबल है। तो ये कुछ मेजर अजम्पशंस होते हैं इस लॉ के। देन नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो एप्लीकेशन में पहला कंजम्पशन। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन कंजम्पशन कि जिस गुड्स, दो गुड्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसकी प्राइसेस देख रहे हैं, यूटिलिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कंजम्पशन में हम किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर किस तरीके का एक्सपेंडिचर करेगा ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये हेल्प करता है कंजम्पशन में। सेकेंड, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा? इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज को कंपेयर करके हम एक ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसमें ये लॉ जो है वो मदद कर सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। तो कम्युनिटी में हमें जो गुड्स है उसको किस तरीके से यूटिलिटीज को कंपेयर करके उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग कम्युनिटी में, उसमें भी हेल्प कर सकता है। देन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ जनरल रिसोर्सेज। तो जो नॉर्मल हमारे जनरल रिसोर्सेज है उसको भी इट हेल्प्स इन द एलोकेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज को कंपेयर करके, जिसकी हायर यूटिलिटी है किसकी लोअर यूटिलिटी, उस हिसाब से हम उसका आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस प्रिंसिपल के थ्रू या इस लॉ के थ्रू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन क्या है? वो उसके सबसे बड़े अजम्पशन में ये कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ही रैशनल कंज्यूमर है, बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कंज्यूमर जो है वो अपने जो भी उनके हैबिट्स होते हैं या कस्टम्स होते हैं उसके हिसाब से वो मनी को स्पेंड करते हैं। ठीक है, वो जाके वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज को उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं। उनका जो भी एक पर्टिकुलर हैबिट होती है उस हिसाब से ही वो अपना स्पेंडिंग, जो मनी की स्पेंडिंग वो करते हैं। सेकंड, ये जैसे इसका दूसरा अजम्पशन था कि जो भी गुड्स हैं इसमें वो डिविजिबल हैं, डिविजिबल होते हैं और आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे गुड्स हमें मार्केट में हमें परचेज करने होते हैं जो कि डिविजिबल नहीं है, जैसे कि कार हो गया, डेयरी एनिमल्स हो गया। ठीक है, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज को आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। देन इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द अजम्पशन की जो मेजरमेंट की मनी की जो यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मनी एक्सपेंडिचर जितना हम कर रहे हैं उसकी जो यूटिलिटी है कांस्टेंट है, बट और कैलकुलेट की जा सकती है। बट एक्चुअली में जो यूटिलिटी होती है वो एक वो मेजरेबल टर्म नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ साइकिक थिंग एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये कुछ उनके मेजर लिमिटेशंस हैं। आई होप ये लॉ आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।